नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 26 जून 2021 शनिवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यायों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मुख्य रूप से 7 अध्यायों के अंदर विभाजित किया गया है और 38 खंडों में विभाजित है। तो इसके 7 अध्यायों में से पिछली क्लास के अंतर्गत हमने 3 अध्यायों के संदर्भ में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत प्रथम अध्याय के अंदर प्रस्तावना से संबंधित जिक्र था, दूसरे अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा था विद्यालय के संदर्भ में, और तीसरा जो अध्याय हमने पढ़ा था उसमें सरकार के उत्तरदायित्व, और साथ ही साथ हमने अध्ययन किया था सरकार के साथ साथ अभिभावक के क्या उत्तरदायित्व हैं। इनका अध्ययन हमने तीसरे अध्याय के अंतर्गत किया था। दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम इसके बाकी के जो 4 अध्याय हैं उसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का क्लास के अंतर्गत इसका चौथा जो अध्याय है, चौथे अध्याय के अंदर विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। इस अध्याय के अंदर ये बताया गया है कि एक शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है, साथ ही साथ विद्यालय के क्या उत्तरदायित्व है, इसका जिक्र इस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर, यह विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के लिए विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। यानी कि ये जो अध्याय है काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो प्रावधान है उसमें विद्यालय के क्या प्रावधान है और साथ ही साथ शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं उसका निर्धारण इस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि सरकारी विद्यालय किसी भी बालक से शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। साथ ही विशेष एवं निजी विद्यालय भी निर्बल समुदाय के बालकों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करेंगे। साथ ही साथ इस अध्याय के अंदर ये भी जिक्र है कि सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तो होगी, साथ ही साथ जो निजी विद्यालय हैं वहाँ पर भी 25% छात्रों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। विधेयक में शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराया जाएगा, यानी कि शिक्षकों का केवल कार्य होगा वो शिक्षण कार्य, इसके अलावा उनको अन्य राजकीय कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी बालक अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। यदि कोई बालक पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो शिक्षक इसके कारणों का पता लगाएंगे कि अमुक बालक ने विद्यालय क्यों छोड़ा है। ये शिक्षक का दायित्व है और उन्हें दूर करने का प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे। विद्यालय में विद्यालय द्वारा शुल्क लिए जाने को निषेध करते हुए लिखा गया कि कोई भी सरकारी विद्यालय दान या चंदे अथवा अन्य किसी भी रूप में न तो बालक से उसकी शिक्षा के लिए कोई शुल्क लेगा और न ही विद्यालय प्रवेश के लिए कोई चयन प्रक्रिया अपनाएगा। यानी कि चाहे दान के रूप में या अन्य रूप में विद्यालय किसी भी प्रकार का शुल्क बालक से नहीं लेगा। इसका स्पष्ट प्रावधान इस अध्याय के अंतर्गत किया गया और साथ ही साथ विद्यालय ऐसी किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा जो कि बच्चे के प्रवेश के चयन की प्रक्रिया से संबंधित हो। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। यानी कि यह प्रावधान है कि इस प्रावधान के बावजूद भी यदि कोई विद्यालय बालक से कोई चंदा या दान लेता है और ऐसी जानकारी संज्ञान में आती है तो ऐसे विद्यालय के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। चयन प्रक्रिया का उपयोग करने पर 25,000 रुपये के दंड का प्रावधान है और साथ ही बालक के प्रवेश से संबंधित ऐसी कोई चयन प्रक्रिया से संबंधित कोई परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसका भी यदि संज्ञान में आती है जानकारी तो ऐसे विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ 25,000 का
अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। यदि कोई विद्यालय एक बार से अधिक चयन प्रणाली अपनाता है तो उसे 50,000 रुपये का अर्थदंड देना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई विद्यालय यदि दूसरी बार इस प्रकार की गलती करता है तो उसे 50,000 का अर्थदंड देना पड़ेगा। इस प्रकार विधेयक में यह प्रावधान स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि सभी बालकों को विद्यालय में प्रवेश का समान अधिकार प्राप्त है। विधेयक कहता है कि किसी भी बालक को न तो प्रवेश से रोका जा सकता है और न ही निष्कासित किया जा सकता। किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक यातना भी नहीं दी जाएगी। साथ ही इस विधेयक के अंदर ये भी प्रावधान है कि बालक को न तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से विद्यालय या शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार की यातना न दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक ऐसा करता है तो विद्यालय प्रशासन अथवा शिक्षा विभाग द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई शिक्षक इस प्रकार की हरकत करता है तो निश्चित रूप से उसको शिक्षा विभाग या विद्यालय प्रशासन के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दंडित किया जाएगा। शिक्षकों के उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विधेयक में कहा गया है कि शिक्षक नियमित समयानुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। सभी शिक्षक विद्यालय के निर्धारित समय में विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूर्ण करेंगे और साथ ही बालकों पर पूरा ध्यान देते हुए प्रत्येक बालक की योग्यता एवं क्षमता का आकलन करेंगे। साथ ही शिक्षकों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वे बालकों के अभिभावकों के साथ साथ नियमित बैठकों का आयोजन करेगा। साथ ही शिक्षकों का यह भी दायित्व है कि बालकों से संबंधित जानकारी के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित समय समय पर नियमित रूप से पेरेंट्स मीटिंग भी आयोजित करेंगे और बालक की नियमितता, उसकी उपस्थिति, सीख, प्रगति और समस्याओं के बारे में ऐसी मीटिंग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इस विधेयक के लागू होने के 6 महीने के बाद सरकार और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अधिनियम की अनुसूची के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में होगा। इसके लिए जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर शिक्षकों को अन्य किसी कार्य में से विमुख रखा जाएगा। यानी कि जनगणना या आपदा से संबंधित कोई कार्य है तो ऐसे कार्यों में सरकार शिक्षकों की ड्यूटी लगा सकती है, बाकी शिक्षक को पूर्ण रूप से विमुख रखा जाएगा जो कि शिक्षा से संबंधित न हो। शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्त स्वीकृत पदों से 10% से अधिक न हो। यानी कि जो विद्यालय के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उसमें 10% से अधिक पद विद्यालय के अंदर रिक्त न हो। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बेहतर प्रबंधन के लिए समिति बनाने का कार्य भी विधेयक में स्पष्ट किया गया और साथ ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो, प्रबंधन हो, इसके लिए एक समिति गठित करने का कार्य भी इस प्रावधान के इस विधेयक के अंतर्गत किया गया। इस निर्देश के अनुसार अनुदान न पाने वाले निजी विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय एक प्रबंध समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और विद्यालय में नामांकित बालकों के अभिभावक होंगे। समिति के कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावकों में से होंगे। यानी कि जो समिति निर्धारित होगी उसके सदस्यों में 3/4 सदस्य ऐसे होंगे जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे। यह समिति विद्यालय की कार्यों का अनुश्रवण करेगी, प्राप्त अनुदान के व्यय का अनुश्रवण भी करेगी। यानी कि विद्यालय से संबंधित कोई कार्य हो रहा है और वहाँ पर खर्च हो रहा है तो उनके समस्त कार्यों की देखरेख भी इस प्रकार की समिति करेगी। और इस समिति ये साथ ही विद्यालय के विकास के लिए जो योजना है वो भी इस समिति के द्वारा बनाई जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको VEC विलेज एजुकेशन कमेटी के नाम से जाना जाता है, बनाई गई। विद्यालय विकास की योजना राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के अनुदान के आधार पर मानी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो चौथा अध्याय है विस्तार रूप से विद्यालय और शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करता है। अगला इसका 5वां जो अध्याय है उसमें प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा, इसका जिक्र इस अध्याय के अंतर्गत किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण भी सम्मिलित है। अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त एक शैक्षणिक अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को व्यवस्थित करेगा। यह अधिकारी पाठ्यक्रम की जांच करेगा
कि संविधान के निहित मूल्यों से उसकी अनुरूपता है या नहीं। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन का पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम संविधान के अंदर जो निहित मूल्य है उससे अनुरूपित है या नहीं। पाठ्यक्रम बालक के ज्ञान और प्रतिभा के विकास के लिए उपयुक्त है या नहीं। यानी कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो बालक के ज्ञान और प्रतिभा के विकास के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस बात का जिक्र भी यह कमेंट करेगी। साथ ही ये अधिकारी यह भी देखेगा कि पाठ्यक्रम द्वारा बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास, योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो पूर्ण रूप से बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालक में सीख उत्पन्न करे, इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में विधेयक के प्रावधान है कि जहाँ तक संभव हो सके बालकों को उनकी शिक्षा मातृभाषा में ही प्रदान की जाएगी। बालक को डर, सदमा और चिंता मुक्त बनाया जाए तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो। बालक में किसी भी प्रकार का डर, चिंता या भय की स्थिति न हो। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों की झिझक को दूर करे, उन्हें ज्ञान प्रदान करे और व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बन जाए, ऐसे बालक का निर्माण हो, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार हो। पाठ्यक्रम में उन विषय वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाए जो बालकों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, जैसे कि खेल, खिलौने, परिवेशीय वस्तुएं, प्राकृतिक साधन, हवा, पानी, मिट्टी आदि से संबंधित चीज़ों को, परिवेश से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए ताकि बालक खेल खेल में अध्ययन सामग्री को अधिगम कर सके। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि बालक के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन किया जाए। साथ ही ये भी निर्देश है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने से पहले किसी बालक को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को निर्धारित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से पांचवा जो इसका अध्याय है उसमें प्राइमरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त बातों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसका जो छठा अध्याय है, छठे अध्याय में बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का जिक्र है। विधेयक के अध्याय 6 में बाल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और उन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा भी करेंगे। यानी कि बाल अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है उसकी अनुशंसा करेंगे। साथ ही शुल्क, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। एजुकेशन से संबंधित कोई भी शिकायत है तो लिखित रूप से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामले का निपटारा करेगा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा गठित, केंद्र सरकार द्वारा जो गठित है उसमें इस मामले को देखा जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। तो इस तरह से छठे अध्याय के अंदर बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन है। दोस्तों, इस अधिनियम का जो लास्ट और अंतिम जो अध्याय है, 7वां अध्याय है, उसमें नियम बनाना, मेक द रूल्स। अध्याय 7 में बताया गया है कि सरकार और विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। यानी कि कोई नए नियमों की यदि आवश्यकता होती है तो नए नियम भी बनाए जा सकते हैं, जिसका कि जिक्र 7वें अध्याय के अंतर्गत किया गया। लेकिन इन नियमों के आधार पर न तो किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश से रोका जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी कि कोई नया नियम बनता है तो उसके आधार पर भी न तो विद्यालय के अंदर बालक को प्रवेश से रोका जा सकता और न ही निकाला जा सकता। इसके साथ अन्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकेंगे। अतः इन नियमों के पालन में कार्य करने वाले पर विविध कार्रवाई भी
विधेयक में निषेध माना गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास के अंतर्गत अध्याय नंबर 4 से लेकर के 7 तक के 4 अध्यायों का विस्तार से अध्ययन किया है। दोस्तों ये जो राइट टू एजुकेशन है, ये जो विषय वस्तु है, परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट टू एजुकेशन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस अध्याय के अंदर किन चीज़ों का जिक्र किया गया। तो यदि इस विषय वस्तु को आप गहनता के साथ इसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से तो आपकी तैयारी होगी, साथ ही भविष्य के इन फ्यूचर के अंदर जब आप ग्रेड आदि एग्ज़ाम देंगे तो उस समय भी ये अध्याय आपके बहुत काम आएगा। मैं सोचता हूँ आपको इस आज की इस क्लास के अंतर्गत जो विषय वस्तु समझाई गई है, आप इस क्लास का 1 या 2 बार अध्ययन करेंगे तो इसकी विषय वस्तु को आप आसानी से समझ सकेंगे और परीक्षा से संबंधित राइट टू एजुकेशन या समावेशी शिक्षा को जोड़ते हुए कोई प्रश्न पुटअप होता है तो आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।